दीपज्योतिजनार्दना दीपमुत्तमे पापं दीपज्योति नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते गुरुज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति नमोस्तुते। आशा और विश्वास के बामेती सभागार में आयोजित अभिनंदन हम स्वागत करेंगे निदेशक उद्यान श्री अभिषेक सर, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अपर निदेशक कृषि श्री धनंजय पाटिल त्रिपाठी मंच पर आपका है और स्वागत। और हम आज के कार्यक्रम के होस्ट संयुक्त निदेशक रसायन मिट्टी जांच प्रयोगशाला बिहार श्री के झा सर, आपका भी हार्दिक। माननीय मंत्री कृषि विभाग श्री कुमार सरजीत जी, उपस्थित निदेशक उद्यान श्री अभिषेक कुमार जी, निदेशक पीपीएम श्री धनंजय पति त्रिपाठी जी, निदेशक बसोका श्री शंकर कुमार चौधरी जी, निदेशक बामेती श्री अभांशु जैन जी, संयुक्त निदेशक रसायन मिट्टी जांच प्रयोगशाला श्री के झा जी, श्री संतोष उत्तम जी जेडीए पटना, यहाँ उपस्थित वैज्ञानिक डॉक्टर एस प्रसाद जी, सह प्राध्यापक RPCU पूसा, डॉक्टर शशिपाल पुनिया जी वैज्ञानिक सिमेट, डॉक्टर सरोज कुमार यादव जी सहायक प्राध्यापक BAU सबौर, यहाँ विभाग के विभिन्न विभाग के पदाधिकारीगण उपस्थित, पटना जिला के मसौढ़ी, धनरुआ और फुलवारी शरीफ तथा पुनपुन के किसान बंधु एवं मीडिया के प्रतिनिधिगण, अपार हर्ष का अनुभव मैं कर रहा हूँ कि आज के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया और ये विभाग की ओर से प्रतिवर्ष किए जाने वाला एक कार्यक्रम है। 2013 के FAO की एक बैठक में इस पे निर्णय लिया गया था कि किस प्रकार से मिट्टी का जो महत्व है उसको प्रचारित करने के लिए और बचाने के लिए, जो उसका स्वरूप है उसको बचाने के लिए दिवस की आवश्यकता है, उसको दिवस के रूप में मनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि इतने गंभीर विषय का प्रचार प्रसार व्यापक रूप से किया जा सके। और इसके बाद से लगातार हम लोग इसको मनाते आ रहे हैं। और इस बार का जो टॉपिक है, जो के झा जी ने भी बताया कि मिट्टी और पानी जीवन का स्रोत, बिहार सरकार की ओर से इस विषय के बारे में गंभीरता बहुत लंबे समय से मुझे स्मरण है कि जब बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई थी, उस समय भी परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी की यही थी कि जल और जीवन के बीच, जल जीवन हरियाली और जल के बीच में ही जीवन पनप सकता है। इसलिए दोनों के इसमें बीच उसका नामकरण भी काफी सोच समझ के किया गया। और आज एक बहुत बड़ी चुनौती उभर कर आई है कि किस प्रकार से दोनों ही चीजें, ये जल साथ ही साथ मिट्टी, इसका जो स्वरूप है उसको हम लोग बरकरार रखें, आने वाली पीढ़ियों के लिए कम से कम कोई समस्या उत्पन्न ना हो, इस पर चर्चा की आवश्यकता महसूस की गई। सरकार द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से अगर पिछले वित्तीय वर्ष की बात करें, लगभग 15 लाख से भी अधिक किसानों को हम लोगों ने सॉइल हेल्थ कार्ड दिया। ये उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपके बच्चे का वैक्सीनेशन कार्ड होता है, आपका अपना हेल्थ कार्ड होता है, जिसमें कि हम लोग उसका लेखा जोखा रखते हैं और लैब रिपोर्ट, जिस तरीके से ब्लड टेस्ट हम लोग कराते हैं, अपना डेंगू का टेस्ट कराते हैं और समय समय पर मास्टर चेकअप कराते रहते हैं, ये जानने के लिए कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है। कई बार हम लोग की जानकारी के बिना ही जब हम लोग टेस्ट कराते हैं रूटीन तरीके से, तो हमको पता चलता है कि हमको तो डायबिटीज हो गया है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, हमारे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम समस्या आ गई है। इसलिए नियमित रूप से उसको हम लोग कराते रहते हैं। ठीक उसी तर्ज पर सॉइल हेल्थ कार्ड की परिकल्पना की गई और मुझे गर्व है कि बिहार राज्य ने इस देश में सर्वप्रथम इसमें पहल की और ऑनलाइन मिट्टी जांच का हम लोगों ने प्रयास शुरू किया। जो अभिनव प्रयास था, मिट्टी नाम के एक ऐप से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, काफ़ी छोटे स्तर से, और आज
पूरे नेशनल लेवल पर इसको अंगीकृत करते हुए सॉइल हेल्थ कार्ड का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो बिहार में इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये खुशी की बात है कि हम लोग ने इसकी शुरुआत की। और जैसा कि पूर्व के वक्ता भी बता रहे थे, इस प्रकार ये जानना ज़रूरी नहीं है कि हमारी मिट्टी का स्वरूप खराब हो गया है, उसमें किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की मात्रा अधिक हो गई है, कार्बन की जो ऑर्गेनिक कार्बन की जो कंटेंट है वो घट गई है, बल्कि ये जानने के बाद कुछ उसमें हम लोगों को सुधारात्मक प्रयास हम लोग करने की आवश्यकता है। अगर हमको पता चलता है कि हमको डायबिटीज़ हो गया है, तो हमको पता रहना चाहिए कि इंसुलिन या फिर मेटफॉर्मिन हमको अब लेना शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो समस्या और विकराल रूप धारण करती है। ठीक उसी प्रकार से संतुलन कहीं ना कहीं खराब हो गया है, तो उसको हम लोग सुधार के लिए उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो करने की आवश्यकता है। आज पूरे देश का फोकस जैविक खेती पर है, उसका मुख्य उद्देश्य भी यही है, क्योंकि धीरे धीरे जो जीवाश्म, मेरे पहले के वक्ता बता रहे थे कि किस प्रकार जीवाश्म, 1 चम्मच मिट्टी में इतने जीवाश्म हैं जो अब तक हमारे मानव सभ्यता की जितनी भी जनसंख्या उससे भी अधिक है, 1 चम्मच मिट्टी। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? अप्रत्याशित रूप से अगर रासायनिक खाद का उपयोग हम लोग करते हैं बिना सोचे समझे हुए, ऐसा नहीं है कि रासायनिक खाद मैं उपयोग नहीं करने की सलाह दे रहा हूँ, मेरा कहना है कि संतुलन बना के रखना। और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जिस चीज़ की मात्रा की कमी हो, हम लोग उस चीज़ की मात्रा से इसको सप्लीमेंट करें, ना कि सब सारी जितनी भी समस्याएं हो सकती हैं अपने ऊपर लाद लें। फर्टिलाइजर का प्रत्याशित आज कई राज्य हैं, उत्तर भारत के कई राज्य हैं जो विभिन्न फसलों में उत्पादन उनका काफ़ी अच्छा शीर्ष पर है, लेकिन उसका एक मूल्य है जो कि पर्यावरण को चुकाना पड़ रहा है। आज पानी का जो जल स्तर है पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में इतना नीचे चला गया कि अब पीने के लिए पानी पर संकट हो गया। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का इतना प्रयोग होने लगा कि वो उतने नीचे जो पानी है वहां पर भी उसका अंश मिल रहा है। और ये सारी चीजें थोड़ी मात्रा में भी रहती हैं, शरीर को किसी न प्रकार से हानि पहुंचाने का काम करती हैं। इसलिए हम लोग को अब जागने की आवश्यकता है। संभवतः मुझे ध्यान नहीं आ रहा है किसने कहा था, लेकिन एक महान व्यक्ति के शब्दों में अगर मैं कहूँ तो हम लोग अंतिम पीढ़ियां जो ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको बचाने के लिए कुछ कर सकें। समय प्रत्येक सेकंड जो गुजर रहा है, अगर हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा जो अगली पीढ़ी होगी उसके लिए समय बहुत कठिन होने वाला है। बिहार सरकार के द्वारा जो जलवायु परिवर्तन के निमित्त जो कार्य किए गए हैं, चाहे वो जल जीवन हरियाली अभियान हो, कृषि रोड मैप हो, इसकी आज चर्चा मैं दुबई में एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज चल रही COP28, उसमें भी कुछ दिन पूर्व हमारे वन एवं पर्यावरण विभाग के सचिव के द्वारा प्रस्तुतिकरण दी गई जल जीवन हरियाली पे जो बिहार के द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से आने वाले दिनों में हमारे कृषि विभाग के सचिव भी उसी कॉन्फ्रेंस में जाकर कृषि रोड मैप के तहत और मिट्टी के लिए विशेषकर जो कार्य हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में वहाँ पर प्रेजेंटेशन देने वाले। गर्व की बात है, बिहार राज्य से 2 प्रेजेंटेशन अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर हम लोग हैं। तो ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये सफल तभी होगा जब किसी ना किसी प्रकार से इसका वास्तविक या इसको समझने की जिसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है हमारे किसान बंधुओं को, उन तक ये संदेश पहुँच पाए। पूर्व के एक वक्ता वन हेल्थ की बात कर रहे थे, किस प्रकार ह्यूमन हेल्थ यानी हमारा स्वास्थ्य, जानवरों का स्वास्थ्य एनिमल हेल्थ, पर्यावरण का स्वास्थ्य और सॉइल हेल्थ यानी मृदा का हेल्थ, ये सारी चीज़ें जब तक संतुलित मात्रा में यदि नहीं होंगी तो आने वाले दिनों में समस्या उत्पन्न होगी और काफ़ी विकराल इसका स्वरूप होगा। क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर बिहार सरकार द्वारा एक और प्रयास इसमें किया जा रहा है, इसमें सीमेंट हमारे पार्टनर हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार फसल अवशेष प्रबंधन की जो हम लोग बात करते हैं, पराली जलाने का दिल्ली में अखबार में और न्यूज़पेपर्स के माध्यम से पढ़ते होंगे कि किस प्रकार जो फसल है अवशेष उसको लोग जलाते हैं, जलाने के कारण धुआं जिससे होता है उससे काफ़ी स्वास्थ्य समस्याएं तो हो ही रही हैं। दिल्ली जैसे हमारी राजधानी में छुट्टियां घोषित करने की आवश्यकता पड़ जा रही है स्कूलों में, इतना ज़्यादा दिन में ही अंधेरा जैसा हो जा रहा है उस धुएं के कारण। बिहार में अभी वो पूरी तरीके से नहीं है, अभी कुछ जिलों में इसका प्रभाव देखा गया है और हम लोगों ने प्रयास किया कि किस प्रकार कृषि यांत्रिकीकरण योजना जो है
उसमें वैसे क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा वैसे यंत्रों को हम लोग बढ़ावा दें ताकि किसानों को पराली जलाने की आवश्यकता ना हो। तो 2-4 माध्यम हम लोग अपना रहे हैं लोगों को समझाने बुझाने के लिए, टीवी में, अखबार में, न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जागरूकता उनमें आए कि पराली नहीं जलाने की आवश्यकता है। कल हम लोग सोनपुर मेले में थे और मंत्री जी ने बहुत ही एक शानदार बात कही और मुझे भी अंदर से वैसा फील हुआ कि अगर हम जब जलाते हैं अपने परिवारजनों को, जब उनका दाह संस्कार करते हैं तो उसको उनसे निवृत्त हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि उनका अस्तित्व भी है। उसी प्रकार से अगर हम लोग अपनी फसल को खेतों में जला रहे हैं और मिट्टी भी उसमें जल जा रही है तो हमको भूल जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में वो हमारे किसी उपयोग की भी रहे। बहुत बड़ी बात है और गंभीर बात है और उसको सोचने की आवश्यकता है। जीवाश्म जितने भी हैं पराली जलाने से सब मर जाए। हम लोग अपना बहुत ही शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखते हैं। क्यों किसान पराली जलाता है? उसको लगता है कि पैसा मेरा बच गया है ना, कटनी का पैसा बच गया थोड़ा सा, नहीं तो मजदूर लगा के काटना पड़ता। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसका व्यापक परिणाम आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, इसका दूरगामी परिणाम क्या है। और इसको जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, वैज्ञानिक हैं, हमारे विभाग के पदाधिकारी, किसान सलाहकार हैं, कृषि समन्वयक, उनका दायित्व है कि उस मैसेज को किसानों तक समझाएं। उनको जब अपना फायदा उसमें दिखेगा, लेकिन किसान के लिए तो सारी रोजी रोटी उस मिट्टी से और उस खेत से जुड़ी हुई। तो अगर उसको ये बात समझ आ जाएगी कि अगर हम लोग पराली जलाते हैं तो अपने ही खेत का विनाश हम लोग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में फर्टिलाइजर पर पूरी तरीके से हमको निर्भर होना पड़ेगा, जो जीवाश्म है समाप्त हो जाएंगे। ऐसे ही इसमें कमी आती जा रही है जीवाश्म में, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से निश्चित रूप से प्रयास करें और बिहार सरकार इसमें प्रयास कर रही है। कई जिलों में CRA कार्यक्रम चल रहा है और हम लोगों ने कुछ गांव उसमें अडॉप्ट किए हैं और उनके माध्यम से हम लोग प्रचार प्रसार का अभियान ये चला रहे हैं। ढांचा के माध्यम से भी ऑर्गेनिक कार्बन जो जिसके आधार पर ये जीवाश्म जिंदा रहते हैं उसकी मात्रा या उसका प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। तो इस बार हम लोगों ने एक लंबे समय के बाद पुनः मंत्री जी ने इसमें विस्तृत रूप से उनके साथ चर्चा हुई और हम लोगों ने इसको गंभीरता से लिया है और पुनः हम लोग ढांचा की योजना जो है लेकर आए। कई जिलों में जहाँ पे भी इसका आप सब विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं हमारे पदाधिकारी गण, उन्होंने निश्चित रूप से देखा होगा किस प्रकार ढांचा की खेती जो तुरंत हो जाती है उसको वापस हम लोग जब उसको फ्लो बैक कर देते हैं अपने खेत में तो ऑर्गेनिक कंटेंट जो बढ़ जाता है और साथ में नाइट्रोजन कंटेंट भी बढ़ जाता है। इसका असर ये होता है कि हमको जो उर्वरक है उसकी आवश्यकता कम हो जाती है। तो कई किसान जो है ढांचा उगाने के बावजूद भी उतना ही मात्रा में फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें तो फिर फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं हुआ। आप अनावश्यक फर्टिलाइजर के माध्यम से एक किसी अवयव की जो प्रतिशत है वो बढ़ा दे रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता। जितना खर्चा उर्वरक में आप कर रहे हैं उतना खर्चा जैविक पद्धतियों में करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ देखने को मिलेगा। और भी कई सारी नई योजनाएं हम लोग युवाओं के लिए ला रहे हैं। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से प्रयास करेंगे हम लोग कि जो सॉइल टेस्टिंग लैब, उस सॉइल टेस्टिंग लैब का लाभ जो है जन सामान्य तक पहुंच सके और डिमांड आधारित। अगर कोई करना चाहता है, कोई करवाना चाहता है अपनी मिट्टी की जांच, जैसे हम लोग अपना जांच कराना चाहते हैं तो हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। आपके आदमी आके जाता है, आपका ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लेता है, आपको रिपोर्ट भी व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देता है। तो मुझे बताया गया कि पिछली बार जब मृदा दिवस था तो माननीय मंत्री जी का यही निर्देश हुआ था कि हम लोग जिस प्रकार से सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, IT इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करना है, अगर किसी कारण से हार्ड कॉपी किसान को प्राप्त नहीं हो सकती है तो हम लोग उसको व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजें। तो इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन इसको व्यापकता देने की आवश्यकता होगी। आज इस अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस और अत्यंत गंभीर विषय पर विभिन्न यूनिवर्सिटी से आए हुए वैज्ञानिकों द्वारा परिचर्चा की गई है और आगे भी ये सत्र जारी रहेगा। माननीय मंत्री जी का एंगेजमेंट है, उनको निकलना है। तो मैं KK झा और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि उनके इस अच्छा कार्यक्रम आपने आयोजित किया है और इसमें अच्छी प्रतिभागिता भी रही है। हम लोग अपने उद्देश्य को ना भूलें और मृदा के संरक्षण के लिए हर संभव अपने स्तर से प्रयास करें।